आज का टॉपिक इतना रेयर है बट इतना ज़रूरी है कि जब मैंने यूट्यूब पे ही इस बारे में वीडियोस ढूँढनी चाही, तो मुझे इंडिया में या हिंदी लैंग्वेज में कोई भी वीडियो नहीं मिली। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप कोई भी वीडियो ना देखो तो चलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो भी चलेगा, बट ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ड्रीम मॉम ट्रू और मैं इस चैनल पे हर थर्सडे और सैटरडे मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता दूँ। पहला, मुझे यूट्यूब पे एक भी वीडियो हिंदी में नहीं मिली। दूसरा, मुझे नहीं पता ये चीज़ें कितनी कॉमन है या कितने लोगों ने डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस करवाई है या नहीं, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम अभी भी है और आज हृदयांशी 11 महीने की हो चुकी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है डी क्वेर वेन्स, आई गेस। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप चाहो तो इस टर्म को टाइटल में से कॉपी करके कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। इसका ईजी नाम है मदर्स थंब। ये मदर्स के लिए नहीं होती सिर्फ, बट ज़्यादातर ये न्यू मदर्स को होती है, इसलिए इसका ऑल्टरनेटिव नेम ये है। इसमें क्या होता है, जो न्यू मॉम होती हैं उसके ये एरिया में, ये रिस्ट के एरिया में आप देख सकते हो, ये रिस्ट के साथ ये जो यहाँ से थंब की नर्व जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है और साथ ही में थोड़ी बहुत यूट्यूब से या इंटरनेट से रिसर्च है। अगर आपको इससे सिमिलर कोई भी दिक्कत हो रही है तो किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, कोई भी अपना ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो सामने जिसकी आप वीडियो देख रहे हो उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। मैं इसके कॉजेज़ बता देती हूँ जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, फिर मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी कि ये मुझे कैसे हुआ था। अकॉर्डिंग टू गूगल रिसर्च, इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है हमारी प्रेगनेंसी से। जब हमारी बॉडी तैयार हो रही होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से बहुत स्लाइटली सी चोट भी हमें ज़्यादा नुकसान दे सकती है। इसीलिए न्यू मॉम को कहा जाता है कि फ़र्स्ट 40 डेज़ या फर्स्ट 6 मंथ्स अपना ध्यान रखें कुछ ज़्यादा। हमारी बॉडी की इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तो बॉडी एक तरीके से बहुत ज़्यादा माइनर सी चोट पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। कट शॉर्ट आप इतना समझ लो, जितना मुझे समझ आया मैं उतना समझा सकती हूँ। उस टाइम पे हल्की सी भी चोट या अपने हाथों का, अपनी रिस्ट का, हमें बच्चा उठाना है तो हमें अपने हाथ का यूज़ करना है, हमें बहुत बेसिक अपने कपड़े पहनने हैं या उतारने हैं तो हमें हाथों का यूज़ करना है, हमारे हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। न्यू मॉम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। उनकी बॉडी एक बहुत टफ़ प्रोसीजर से गुजरी होती है, तो उनको चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं। नहीं तो ये ज़्यादा टेक्सटिंग करने से, जो लोग अपनी रिस्ट का, अपने इस एरिया का ज़्यादा यूसेज करते हैं उनको ये दिक्कत होती है। आप चाहो तो नेट पे इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं आपको जितना मुझे पता है मैं उतना आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके 3 या 4 कॉजेज़ मुझे मेरे डॉक्टर्स ने भी बताए थे और जब मैंने नेट पे देखा तो भी थे। सबसे पहला, गलत तरीके से अपने बेबी के काम करना, जैसे बेबी को उठाने का तरीका, बेबी को लिटाने का तरीका, जब आप अपने जापे टाइम में हो उसे फ़ीड कराने का तरीका, इनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा तरीका, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेक्सटिंग। ये मेरे केस में भी था क्योंकि मैंने तब नया चैनल बनाया था, नए कमेंट्स आ रहे थे, तो वो जापे के टाइम पे जिसने भी मुझे कमेंट करा मैंने उसे बहुत लंबे टेक्स्ट भेजे हैं। मुझे नहीं पता था मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं ये दोनों पॉइंट्स मेरे साथ वैलिड हैं, तो मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तीसरा है, या तो बॉडी में आपकी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो या आपका जापा टाइम हो। डेफिशिएंसी होती ही है जब आपकी बॉडी में से एक पूरा प्रॉपर बेबी निकलता है, तो इसलिए ये मदर्स को ज़्यादा ट्रिगर करती है। और चौथा पॉइंट है एक्सेसिव प्रेशर ऑन योर रिस्ट। जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनके साथ ये चीज़ होती है, या जो लोग हैवी वेट्स उठाते हैं, सिर्फ जिम में नहीं कहीं पे भी, उनके प्रोफेशन में, उनके काम में, या जो लेबर लोग होते हैं उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि हाथों का काम सबसे ज़्यादा होता है। ये तो मुझे मिले कॉजेज़ जिस वजह से ये सब होता है। अब मैं बात करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ।
मेरे ख्याल से चौथा या पाँचवा दिन था हृदयांशी के होने के बाद, एंड मैं जस्ट उसे फ़ीड करा रही थी। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने फ़ीडिंग पिल्लो नहीं लिया था, मैंने मैटरनिटी पिल्लो यूज़ किया था उसे फ़ीड कराने के लिए भी, बिकॉज मेरे पास मैटरनिटी पिल्लो था तो मुझे लग रहा था मेरे लिए इनफ है। सो मैं अपना मैटरनिटी पिल्लो जस्ट अपने पीछे से ठीक करी थी और मेरा हाथ ऐसे करके जस्ट मुड़ा था, पता नहीं क्या हुआ था, हाथ मुड़ा था बस। एंड हाथ मुड़ा उस टाइम पे तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, एंड वो हल्का फुल्का दर्द रहा। जापे का टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी बॉडी सुन थी, 3-4 दिन ही हुए थे डिलीवरी को। वो मैंने उस टाइम पे इग्नोर किया, हल्का फुल्का हाथ मला और ठीक है, हो गया नॉर्मल। ग्रेजुअली करते 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 मैं अपने घर पहुंच गई 20 दिन में। 20 दिन इन वीडियोस में आपको सब मिल जाएगा। 20 या 25वें दिन मेरी मालिश शुरू हुई थी, मुझे अब थोड़ा ध्यान नहीं है, आई गेस 20th डे हुई थी। सो मैंने उनको बताया कि मेरे ऐसे ऐसे हाथ में हल्की सी चोट लग गई थी अपनी मालिश वाली आंटी को। तो मैंने उनको बताया कि मेरे हाथ में ऐसे हल्की सी चोट भी क्या, धक्का सा लग गया था, उस वजह से मेरे इस एरिया में, ये इस हिस्से में, ये अभी भी आप अगर ये गौर से देखेंगे तो ये हिस्सा ऐसे उठा हुआ है, और ये देखेंगे, कैसे दिखाऊँ, ये देखेंगे तो यहाँ इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए हैं मैंने, मैं बताऊँगी अभी। सो इस हिस्से में यहाँ पे दिक्कत होने लग गई। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं मालिश करके ठीक कर दूँगी। उन्होंने मेरा हाथ जैसे ऐसे पकड़ा और यहाँ से यूँ मोड़ा और यूँ करके ये अंगूठा यहाँ से यहाँ तक ऐसे तेज़ खींच दिया, और उस टाइम में तो मेरी जान निकल गई। मैंने कहा ये क्या कर दिया, मेरा तो अंगूठा उतर जाएगा। मुझे उस दिन के बाद से डांची को कैरी करने में दिक्कत हो रही थी। मैं अपने घर जाने से पहले पहलवान बुला के पट्टियाँ यहाँ पे इन लॉज में करवा चुकी थी, बट मुझे पहलवान से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एलोपैथी दवाई बिल्कुल न्यू मॉम थी, जापे के फेज़ में थी, तो मैं अवॉइड कर रही थी। कोई क्रोसिन वगैरह कुछ नहीं, कोई क्रोसिन पीसीएम वगैरह कुछ नहीं, तो मैं बस अवॉइड करे जा रही थी। और डाइट वगैरह इतनी मिल रही थी, यहाँ सब कुछ इतना मिल रहा था कि जैसे सब कह रहे थे मैं चुपचाप वैसे कर रही थी कि मैं अब क्यों दवाई खा के हृदयांशी को किसी भी तरीके का नुकसान दूँ। मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी उस टाइम पे। सो वो मालिश वाली आंटी ने खींच दिया। अब मेरी जान निकल गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ। उस दिन के बाद से जितना हिल रहा था मेरा थंब, वो भी हिलना बंद हो गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हम डॉक्टर पे गए। अब वो डॉक्टर कहे कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मांस फटा हुआ है। एक डॉक्टर कहे हड्डी टूटी हुई है, दूसरा डॉक्टर कहे मांस फटा हुआ है। और मेरा अभी 40 डेज़ पूरे नहीं हुए थे, तो बार बार जाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि जापे के टाइम में ठंड भी लग सकती थी। मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में बताया कि जापे के टाइम में जब तक आपको ज़रूरी ना हो अपने घर से बाहर ना निकलो। मैंने ये गलती खुद की है। गलती भी क्या, मतलब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब मैंने 2 डॉक्टर बदल लिए, 3 डॉक्टर बदल लिए, अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ लिया, अपने जो फादर इन लॉ के हॉस्पिटल में थे उनसे पूछ लिया, सबकी राय अलग, सबकी दवाइयाँ अलग। और बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इस पे अपनी नॉर्मल पट्टी वट्टी करती रही, जो घर में हमारे अक्सर गरम तेल वगैरह बना के रखते हैं मालिश वालिश के बड़े लोग, मेरी मम्मी ने बना रखा था, वो उस पर पट्टी करती रहीं, सिकाई देती रहीं, कोल्ड प्रेस देती रहीं। ऐसे करते 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 मैं अपने इन लॉज़ वापस आ गई। यहाँ पे मैं पहलवान से पट्टी करवाती रही। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाऊँगी। मेरे घर के पास ही एक फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर है। मैं वहाँ गई तो उन्होंने तो मुझे नई स्टोरी बता दी। उन्होंने बोला ये ना जापे की चोट है, ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लो, अब आपका हाथ यूँ ही रहेगा। मैंने कहा सर, मेरे हाथ में तो बिल्कुल प्रेशर नहीं बन रहा, मैं तो इस हाथ से अपना बच्चा नहीं उठा पा रही, मेरी बच्ची है कितनी, अभी 1 महीने की है, मैं तो मतलब लाइफ में अब तो मतलब ख़त्म, मैं तो हाथ अपना यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। कह रहे हाँ ये सच है, जो जापे की चोट होती है वो कभी ठीक नहीं होती। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। मैंने कहा ये तो मेरे से बड़ी गलती हो गई भाई, मैं दूसरों को क्या सलाह दूँगी जब मेरे से खुद ही ऐसी गलती हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा एक तो मेरा हाथ में दिक्कत है, दूसरा मैं अपनी भाई, सबसे पहला थॉट जो था कि अब मैं ख्याति का क्या करूँगी। ख्याति हृदयांशी का घर का नाम है। सो अब मैं मतलब ख्याति के साथ कैसे कोप अप करूँगी, उसके बहुत, अभी तो वो पूरी तरीके से मेरे पे है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव का रेफरेंस दिया कि ये एक बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। बल्कि मुझे तभी ट्रिगर हुआ कि मेरे फादर इन लॉ की भी एक और सर्जरी हुई थी 2-3 साल पहले, हमारी शादी से पहले, तो वो भी उन्होंने ही की थी।
सो वो भी सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही, सब कुछ रहा सही, टच वुड। मैं उनके पास गई, और मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा सर मेरा हाथ ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो कह रहे आपको एक इंजेक्शन लगेगा, ये कुछ नहीं होता, हमारे मसल्स में इरिटेशन हो जाती है, हमारी नर्व्स में। हमारे यहाँ पे 2 नसें होती हैं, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, मैं थोड़ा ब्रीफ करके बता रही हूँ जो उन्होंने मुझे वर्बल बताया। हमारे यहाँ पे 2 नसें होती हैं, नसों के ऊपर एक बैंड होता है। वो बैंड हमारा ज़्यादा प्रेशर की वजह से, ज़्यादा टाइप करने की वजह से, या जो मैंने बोला इलास्टिसिटी वो बढ़ जाती है उस बैंड की, तो उस पर हल्की सी चोट, जैसे मेरे बस जस्ट ऐसे अंगूठा यूँ पीछे मुड़ा था, वो उतनी सी चोट भी उस पर इतना इम्पैक्ट डाल देती है। एक न्यू मॉम के बॉडी पे हार्मोन्स इधर उधर हो रहे होते हैं कि यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, जो उन्होंने मुझे समझाया। मैं रेफरेंस के लिए उनका नंबर दे दूँगी, उनका क्लिनिक का आपको एड्रेस दे दूँगी। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पास जाओ, और किसी के पास मत जाना अगर आप दिल्ली में रहते हो तो। सो उन्होंने मुझे बताया जस्ट कि यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, यहाँ की नसें थोड़ी सी स्टिफ हो जाती हैं। इसके 3 तरीके होते हैं सही करने के, या तो वो दवाई देते हैं या वो इंजेक्शन लगाते हैं। और अगर बिल्कुल ही इंजेक्शन के बाद भी ठीक नहीं होता तो वो एक माइनर सी सर्जरी होती है, जो यहाँ पे वो हल्का सा एक चीरा सॉर्ट ऑफ लगाते हैं। मैंने बस उनसे ये बोला, मैंने कहा सर आप हाथ ठीक कर दो, बस कुछ भी करो, चाहे ऑपरेशन कर दो, बस हाथ ठीक कर दो। मैं इस से बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक अपना हाथ में ये भी नहीं कर सकती कि मैं एक बहुत मतलब बैंगल यहाँ से यहाँ टच हो रही थी ना, तो मेरी जान निकल रही थी कि मेरे साथ पता नहीं किसी ने यहाँ पे लोहे का रॉड मार दिया हो, मेरे इतनी ज़्यादा दर्द थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका केस इतना वर्स नहीं है जो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो मैं मन में ये सोच रही थी कि इतनी भयानक दर्द हो रही है मुझे, और इतने टाइम से हो रही है। मैं शायद 5th या 6th मंथ में थी, हृदांशी का 5th या 6th मंथ था, तो वो 6 महीने की मैं अपने आप को सोच रही थी कि मुझे इतना पेन हुआ है। तब सर कह रहे हैं कि ये इतनी वर्स नहीं है, तो जिनका वर्स केस होता होगा उनका क्या हाल होता होगा। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम पे स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन दिया, एंड उनकी फ़ीस कुछ आई गेस 2500 रुपये थी उस टाइम पे। मैंने 2500 रुपये दिए थे विद इंजेक्शन, कंसल्टेशन और दवाई। आप ये हाथ देख सकते हो मेरा, यहाँ से ये अभी भी यहाँ पे पिगमेंटेड है, ये पूरा वाइट हिस्सा हो गया है, और मैं आपको क्लोज़ वीडियो दिखा दूँगी। उन्होंने उसी टाइम इंजेक्शन लगाया और मुझे बोला अगर ये हफ्ते तक 10 दिन तक ठीक नहीं होती तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले 2 दिन आपके बहुत ज़्यादा दर्द रहेगी, फिर उसके बाद तीसरे दिन अपने आप दर्द ख़त्म हो जाएगी। इस इंजेक्शन का अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता वो इंजेक्शन जो मैंने लगवाया था। मैंने उन्हें क्लियरली बता दिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी अभी रुक जाए, या हृदांशी को किसी भी तरीके की दिक्कत हो। मैं ऑपरेशन करा लूँगी पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊँगी अगर कोई दिक्कत होगी तो उन्होंने ये बात बोली कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सॉर्ट है, ये इंजेक्शन हर दूसरी या तीसरी मदर लगवाती है। और उन्होंने मुझे एक मज़े की बात बताई कि उनके पास अगर एक दिन में 20 पेशेंट आते हैं तो 20 में से 8 लेडीज़ होती हैं जो ये सेम प्रॉब्लम लेके आती हैं, कोई राइट हैंड कोई लेफ़्ट हैंड, और ये हाथ के अलावा और कहीं नहीं होती क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा हाथ यूज़ होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हुई, मैंने इंजेक्शन लगवाया उसी टाइम, हम लोगों ने बिना किसी से पूछे कंसल्ट करे घर पे बताया, हमने इंजेक्शन लगवा लिया। मैं और गौरव साथ गए थे। 2 दिन तक मेरे दर्द था, उस टाइम पे मैं अपने घर पे थी, तो 2 दिन तक मेरे दर्द रहा। फिर मैंने जो भी उन्होंने प्रिकॉशंस बोली मैंने वो फुलफ़िल की। उन्होंने आइस पैक बोला था, दवाइयाँ बोली थी, जो कि ऐसी दवाइयाँ थी जो ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को या मदर को नुकसान नहीं देती या मिल्क की क्वालिटी में नहीं गिराती। नॉर्मल क्रोसिन थी, एक आधी और थी। तीसरे दिन मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 6 महीने से बहुत परेशान हो रही थी, मेरे को पहले ध्यान आ जाता कि सर के पास जाना है। फिर मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गई। उसके आई गेस
15-20 दिन बाद मेरे इस हाथ पे चोट लग गई, और जो चोट लगी वो भी इस एरिया पे लगी। मतलब क्या गिरा था, मैं गिर गई थी, वो पुश लगा इसके ऊपर और वो दर्द दोबारा शुरू हो गया। मैं फिर भाग के उनके पास गई, मैंने कहा ऐसे तो मेरे ज़रा सी चोट लग जाएगी, मेरे को तो हर दूसरे तीसरे महीने आपके पास आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी सी वीकनेस है और ये दर्द अभी थोड़ी कंटिन्यूएशन में रहेगी, क्योंकि हील होने से पहले आपने एक और चोट लगवा ली, तो अब आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मैंने कहा सर एक और इंजेक्शन लगा दो। कह रहे ऐसे नहीं होता, इंजेक्शन के बाद सीधा ऑपरेशन होता है, तो कोई भी डॉक्टर के पास ये मत करना कि एक पे एक इंजेक्शन लगवाते रहो। फिर उन्होंने मेरे को जो 2-3 टेस्ट कराए, बॉल स्क्वीज़ कराई, वो जो डिप्रेशन बॉल होती है, स्माइली बॉल होती है, वो स्क्वीज़ कराई। फिर उन्होंने कुछ ऐसे करके मेरा हाथ यूँ बंद करा और फिर ऐसे मुट्ठी बंद कराई और फिर ऐसे हाथ यूँ टेढ़ा करा। अगर ये टेढ़ा हो रहा है आपका हाथ, अगर ये ऐसे करके टेढ़ा हो रहा है और यहाँ पे दर्द नहीं है तो आपका हाथ ठीक है। अगर यहाँ आप दर्द है तो आप ये अंगूठा अंदर नहीं कर पाओगे। ये उन्होंने मुझे तरीका बताया था इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने का। सो उस टाइम पे उन्होंने बस इतना बोला कि आपको मिनरल और कैल्शियम की कमी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और उन सर को भी बताया मैंने कि मैंने अपने जापे के टाइम में एलोपैथी दवाई छोड़ दी थी। फिर उन्होंने मुझे एलोपैथिक दवाइयों पे डाला कि आपको विटामिन डी लेना है, और साथ में कैल्शियम था, आयरन था, मिनरल था, मतलब 4-5 दवाइयाँ थी। वो मैंने कंटिन्यू करी। दर्द है, पिगमेंटेशन है, ये पिगमेंटेशन 1 साल बाद जाएगी। वो डॉक्टर ने बोला था कि ये चोट है, मैं आपको वीडियो पास से दिखाऊंगी, तो यहाँ का कलर और यहाँ का कलर अलग है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि ये 1 साल बाद जाएगा। हो सकता है किसी किसी का ये हिस्सा पूरा ब्लैक पड़ जाता है, जितने हमारे बाल होते हैं, किसी किसी का बिल्कुल वाइट पड़ जाता है। बिकॉज जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन वो लगाते हैं वो स्किन के कलर को चेंज करता है, या तो ब्लैक या ब्लू हो जाता है या बिल्कुल वाइट हो जाता है। मैं 2nd या 3rd डे मेरा यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक हो गया था, जैसे कोई बाय बर्थ का जो मार्क होता है, बिल्कुल बालों जितना काला कलर था वो। मैं फ़ोटो नहीं खींच पाई, मुझे पता ही नहीं था कि ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ। उस टाइम पे दिमाग में ही नहीं आया था कि इंडिया में एक वीडियो ऐसी नहीं है किसी मदर की जिसने शेयर किया हो। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। पर जब मैंने इस पे रिसर्च करा, गूगल पे देखा, बाहर की वीडियोस, फॉरेन की वीडियोस, बहुत मदर्स की थी पर सारी फॉरेन में, इवन इंग्लिश में नहीं, अलग लैंग्वेजेस में। इंडिया में ये मैं पहली वीडियो बना रही हूँ जो कि हिंदी में है, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई। इस चीज़ की बड़ी खुशी है मुझे, पर जो दर्द हुई वो बहुत भयानक थी। अगर आपके साथ कभी भी कोई दर्द होती है, कभी भी ऐसी कोई चोट लगती है या आपके इस हिस्से में दर्द होता है, तो 5-6 महीने का वेट मत करना। किसी वैद्य, किसी मालिश वाली, किसी पे ट्रस्ट मत करना। उसने अगर मेरा अंगूठा नहीं खींचा होता तो शायद ये पेन इतना सीवियर नहीं होता और शायद ये वीडियो नहीं बनती। तो ठीक है, चलता है इतना तो। अब ठीक है, ये उन्होंने डॉक्टर ने बस इतना बोला है कि इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ठीक होने में 1 साल लगता है, क्योंकि हम मदर्स को रेस्ट कहाँ मिलता है। बच्चा होने के बाद आप अपने सारे काम अपने बच्चे के खुद करते हो, जापे के बाद तो करोगे ही ना। उसके बाद आपको अपने हाथ का कितना यूज़ करना पड़ेगा। जब तक हाथ आपका रिलैक्स नहीं होगा तब तक आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। और हाथ मेरा आज तक रिलैक्स नहीं हुआ। इसका एक स्प्रिंट आता है, स्प्रिंट होता है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ब्रेस आता है जिसमें अंगूठा सिर्फ यूँ खड़ा रहता है। मैं इससे नहीं दिखा पाऊँगी, यूँ खड़ा रहता है बिल्कुल। बट बीइंग अ न्यू मॉम, बीइंग अ मॉम, आप नहीं कर सकते कि आप एक हाथ में पट्टी डाल के बैठ जाओ। तो इंजेक्शन के बाद मैंने कोई ब्रेस नहीं लगवाया। और आज की भी डेट में अगर मेरे को सिर्फ लेफ़्ट हाथ से अपना कुछ उठाना है, कुछ इवन मेरे को 5-6 लोगों की चाय की ट्रे भी उठानी होती है तो मैं नहीं उठा सकती लेफ़्ट हाथ से। पर ये ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा, इतना सीवियर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सैटिस्फाइड हूँ। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो वेलकम पहले तो, क्योंकि इंडिया में कोई भी वीडियो नहीं है अब तक। एंड दूसरी बात, जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराओ। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डी क्वेर वेन्स कर। इसकी नॉर्मलाइजेशन है मदर्स थंब। आप नेट पे चेक करोगे मदर्स थंब, आपको लाखों वीडियोस मिलेंगी, पर सारी बाहर की। जिनका मैंने रेफरेंस लिया था उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके ट्रीटमेंट बस यही है कि अगर आप कर सकते हो, आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है, तो आप वो स्प्रिंट यानी ब्रेस वो पहन लो। दूसरा, कोशिश करो कि इस कोल्ड प्रेस की सिकाई लो।
कोल्ड प्रेस ठंडे वो जो जेल पैड आते हैं जिन्हें हम फ्रीज़र में रख के ठंडा करते हैं और फिर इसके ऊपर लगाते हैं, उसकी सिकाई लो, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा था। एंड उसके बाद इंजेक्शन लगा लो, बहुत ज़्यादा सीवियर है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही तो ऑपरेशन करवा लो। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये यूनिक वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपकी नॉलेज में कोई भी टू बी मॉम या न्यू मॉम है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इवन जो मॉम है उनके साथ भी, क्योंकि बच्चा जब तक 3-4 साल का नहीं होता तब तक एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा काम रहता है अपने बच्चे के साथ। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है जब आप न्यू मॉम हो तब ना हो और आपको बाद में हो जाए, तो आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उन सबकी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में बेल आइकन दबाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले थर्सडे और सैटरडे सुबह 10 बजे। थैंक यू एंड बाय बाय।